जय हिंद, नमस्कार। क्या दोस्तों, दुनिया धीरे धीरे डॉलर के बाद एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। और अगर रशिया और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार है, वो व्यापार इंडियन रुपी में सेटल होने लगता है, तो क्या ये सिर्फ एक पेमेंट मैकेनिज्म होगा या फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक गेम चेंजर? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अंबर जैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो देखने में इकोनॉमिक लगता है, लेकिन इसका सीधा जो कनेक्शन है वो जियोपॉलिटिक्स, सैंक्शंस और डी डॉलराइजेशन और भारत की बढ़ती ग्लोबल फाइनेंशियल पोजीशन से है। रिपोर्ट्स आती हैं। कल एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें ये दिखाया गया कि रशिया और बांग्लादेश के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है, उसको इंडियन रुपी में सेटल करने का प्रपोजल जो है वो रिव्यू स्टेज पर है। इस प्रपोजल में ढाका में एक रशियन बैंक की जो ब्रांच है और डेडिकेटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो ऑप्शंस हैं, उन पर भी विचार किया जा रहा है। अब इसी पर जो फाइनल डिसीजन है वो आना बाकी है और बांग्लादेश की जो ऑफिशियल्स हैं वो इस पर आगे चर्चा करने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि कल तक डॉलर और स्विफ्ट के बिना ट्रेड करना मुश्किल समझा जाता था। आज वही देश ऑल्टरनेटिव जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो ढूंढ रहे हैं। तो क्या जो भारतीय रुपी है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट करेंसी बन सकता है? और क्या भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी एक नए फेज में एंटर कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डी डॉलराइजेशन के एक और प्रैक्टिकल स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा है? तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और बड़े सारे सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है चर्चा में उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या रशिया बांग्लादेश ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल करने का जो प्रपोजल है वो भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी की बड़ी जीत हो सकती है? इसको माना जाए कि भारत की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है? अंबर जी, मैं इसको एक चीज़ बोलता हूँ। जैसे आपने डी डॉलराइजेशन यूज़ किया, मैं डी डॉलराइजेशन पे ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता। मैं इसको टर्म करूँगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी फॉर बीइंग यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब रशिया ने बोल दिया है बांग्लादेश को कि आपको हमसे अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहते हो, आपको सारा सेटलमेंट जो है हमको इंडियन रुपी में करना पड़ेगा। पहले आप ये काम यूएस डॉलर में करते थे और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। हमारे 300 बिलियन डॉलर जो है कन्फिस्केट कर दिए हैं। हम ट्रेड नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर उन्होंने चाइनीज युआन को नहीं चुना, उन्होंने इंडियन रुपी को चुना है। ये बताता है कि हाउ मच ट्रस्ट जो है पुतिन की सरकार जो है भारत के ऊपर ट्रस्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक तरह से विक्ट्री है भारत की ओवर अमेरिका एंड चाइना बोथ टुगेदर। और एक तरह से इंडिया और रशिया का जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज़ नाउ एक्सपेंडिंग, जिसके अंदर आप देखिए इंडियन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पहले भी देखिए कि सुकोई को, जो सुकोई के प्लेन से जो रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है भारत को आ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रशिया का जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट इनोवेशन के थ्रू बनाया गया है। और हम उसको एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया को, वियतनाम को, फिलीपाइंस को। और अभी बात हो रही है कि इवन सऊदी और शायद यूएई भी हमसे लेने को तैयार हो गए। अपार्ट फ्रॉम ग्रीस, साइप्रस, वो भी तैयार हो रहे हैं। तो इससे आप देख लीजिए भारत का जो डंका है, भारत का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ती जा रही है। और इसमें रशिया भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। अंबर जी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें रशिया ने बोल दिया है कि एक जो रशियन बैंक है वो खुलेगा, उसकी ब्रांच खुलेगी ढाका के अंदर। और एक डेडिकेटेड जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो ढाका को, जो वहाँ पर एक रोपुर में न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बना रहा हम्म। है रशिया। और ये जी। इसकी जो ट्रायल और टेस्टिंग है वो अगस्त में चालू होने वाली है, नेक्स्ट मंथ। और आज की जी। डेट में रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश। अब रशिया ने बोल दिया है कि हमारी एक बैंक
आपके यहाँ पे खुलेंगे, पैसा आप इंडियन रुपीस में उधर पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम भी चाहिएगा, और यूरेनियम के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और इसी के लिए आप देखिए कि ये जो अरेंजमेंट है, ये एक तरह से बांग्लादेश और रशिया के जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है उन्होंने तय किया है। अब सबसे बड़ी बात जी। आप ये भी देखिए कि रशिया जो है वो घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर वो चाइना और अमेरिका दोनों के खिलाफ एक तरह से वो भारत की हेल्प के लिए आ रहा है। और अच्छा उमेश जी, 1971 यहाँ से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम अभी ये पूरे इनके जो ट्राई पार्टी राइवलरी है इसमें जाएं, इससे पहले मैं भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर ये मैकेनिज्म लागू होता है तो इंडियन रुपी की जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितनी बढ़ सकती है? देखिए, इंडियन रुपी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आपने देखा है कि इंडियन रुपी जो है यूपीआई, उसका डिजिटल पेमेंट्स वहाँ पर चालू हो चुका है, कंप्लीटली बाईपासिंग द डॉलर बेस्ड स्विफ्ट का जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसको बाईपास कर रहा है, जिसके कारण जो पेमेंट्स है सेकेंड्स में होते जा रहे हैं। कन्वर्शन कॉस्ट जो 5 to 6% लगता था वो नहीं हो रहे हैं, रेमिटेंसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। पर अंबर जी, यहाँ पर तो एक चीज आप देखिए कि रशिया बोल रहा है कि अगर आपको हमसे ट्रेड करना है तो आपको इंडियन रुपीस में आपको करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। हमेशा हम इंडियन रुपी को बात करते थे कि ट्रेड इन्वॉइसिंग इंडियन रुपीस में होती है बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों के बीच में लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड सेटलमेंट होगा, यूपीआई की बात होती थी, मसाला बॉन्ड्स की बात होती थी। पर कभी भी हमने नहीं देखा कि भारत जो एक थर्ड कंट्री है उसकी करेंसी के अंदर सेटलमेंट होगा बाई द उसके अंदर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में रुपी को एक तरह से यूज किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है रशिया, और एक तरह से बांग्लादेश को फोर्स कर रहा है कि अगर आपको हमसे ट्रेड करना है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इन आईएनआर, और वो एक तरह से भारत की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत हद तक, जो आपको बता देता हूँ, फर्टिलाइजर्स के लिए भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और रशिया ने बोल दिया है कि हम आपको कम दाम पे दे देंगे, आपको हमको पेमेंट जो है आपको इसमें करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में। और रशिया एक तरह से अपना जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ा रहा है। और एक तरह से आपको मालूम है कुछ एक 6-7 महीने पहले इंडिया और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, रेलॉस की बात हुई थी, जिसके अंदर इंडियन और रशियन फोर्सेस एक दूसरे की टेरिटरी में एक तरह से डिप्लॉय हो सकते हैं। उनकी जो सबमरीन्स हैं और उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी इंडिया के रिफ्यूलिंग और जो भी फैसिलिटी है, मिलिट्री फैसिलिटी, सबका यूसेज कर सकते हैं। और इंडियन ओशन रीजन में चाइना जो है वहाँ पर अपनी गतिविधि तेज कर रहा है, वो एक तरह से बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। और आप ये भी देखिए कि कैसे अमेरिका भी यूज़ कर रहा है बांग्लादेश एज अ हब टू डिस्टेबलाइज इंडिया। अब ये सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी जो रिसेंटली अमेरिका ने प्रपोज किया है कि जो भी रशिया से तेल ले रहा है हम उसके ऊपर 100% सेंक्शन लगाएंगे, इंडिया और चाइना के ऊपर। जी, बिल और उन्होंने सेनेट से पास हो गया उनके। हाँ, तो ये चीज अभी वो इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं, इसकी धमकी हर रोज देते रहेंगे, जब भी बार्गेनिंग चिप होगा वो सब चीज करते रहेंगे। उस बीच में आप देखिए बांग्लादेश को बोल रहा है रशिया की इंडियन रुपीस यूज करिए। देखिए अमेरिका जो है अपने न्यूक्लियर फ्यूल के लिए रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, पेलेडियम इंपोर्ट करता है ईवी के लिए, फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है, पर बाकी लोगों के लिए वो कंडीशंस डालता है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी देखिए कि जेलेंस्की ने भी भारत के जो जयशंकर साहब है उनको बोल दिया कि आप रशिया के आदमी हो। तो आप ये देखिए वर्ल्ड के अंदर एक तरह से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और आगे जो है ब्रिक्स समिट भी आने वाली है सितंबर में, और अभी जो बात हो रही है कि हमारे जो फॉरेन जो सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, वो अभी चाइना में है, वहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर रशिया इंडिया और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि ब्रिक्स का जो इंटर
जो मैसेजिंग सेटलमेंट सिस्टम है बिटवीन कंट्रीज, भारत का यूपीआई, रशिया का एसपीएफएस, चाइना का सीआईपीएस, सबका इंटरलिंकिंग हो जाएगा। और ये एक तरह से बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल हो जाएगा। एक तरह से आप देखिए रशिया भी काउंटर गेम खेल रहा है, वो भी भारत को एक तरह से प्रमोट कर रहा है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अमर जी, मेरा ये मानना है कि दिस इज, ये इससे बड़ी कोई न्यूज़ नहीं हो सकती है कि भारत का रुपया जो है दो कंट्री के स्ट्रेट सेटलमेंट में हो रहा है। दिस इज अनइमेजिनेबल, मैंने भी नहीं सोचा था। सडनली आप देखिए कि कहीं पे ये बात आ गई थी और अब भारत की डिप्लोमेसी जो है वो आ गई है। और आगे भी अगर ये मॉडल अगर सक्सेसफुल होता है तो रशिया के पास फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स है। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इन तीनों चीज से मतलब इनको तीनों चीज चाहिए जो रशिया के पास है अपने सर्वाइवल के लिए। और रशिया के पास खुद का वेपन इंडस्ट्री भी है, यूरेनियम इंडस्ट्री भी है, जी। सब कुछ है। जी। और अगर ये मॉडल जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया और रशिया के हम्म। जितने भी रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज के साथ है, और रशिया ने सब कंट्रीज को बोल दिया कि आपको रुपये में ही करना पड़ेगा, तो आप ये देखेंगे कि एक पैरेलल सिस्टम आ जाएगा वर्ल्ड के अंदर, जिसमें एक इंडिया जो है एक तरह से ड्राइवर सीट में रहेगी। और इसमें आप बिल्कुल। सो देखिए, उमेश जी, यहाँ पे मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या जो यूएस सैंक्शंस जिस तरह से लगे कंट्रीज के ऊपर, उसके बाद दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, और वो डेवलपमेंट हमने देखे हैं कि बड़े पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से हुए हैं। क्या जो डॉलर का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे चैलेंज हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉरिडोर जो हैं इस ट्रेड के उन तक सीमित रहने वाला है? देखिए अंबर जी, एक चीज है कि रशिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है 2 से 2.5 बिलियन डॉलर्स का है। इनिशियली ये ट्रेड डॉलर में सेटल होता था, पर अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, अपना जो पैसा है कोई एक बैंक में डाल रहा है, बांग्लादेश के लोकल बैंक के अंदर। रशिया के पास वो पैसा पहुंच रहा नहीं है। अब रशिया को अपना ट्रेड भी बनाना है। अब क्या हो रहा है कि 2 बिलियन जो है कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर एक तरह से आप देखिए कि इंडिया का रोल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और सेकेंड, अमेरिका भी जानता है कि इंडिया जो है अभी उसके लिए अब बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है जितना चाइना है। तो यहाँ पर भी रशिया ने भी स्ट्रेटेजिकली पे किया कि उसको भी मालूम है कि अगर उसने चाइना में किया तो अमेरिका उसके ऊपर और सैंक्शन लगा देगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए उन्होंने इंडिया को चुना। इंडिया को एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अच्छे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो है इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर खोल रही है। दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर और बाकी की जो स्पेस रिसर्च और डिफेंस के ऊपर भी बात हो रही है। तो ये 2 बिलियन डॉलर के ट्रेड के लिए अमेरिका क्या ये एक तरह से रिस्क नहीं करेगा अपना रिलेशनशिप विद इंडिया। इसी मद्देनज़र रशिया ने ये काम किया है। पर आप इसका इम्प्लीकेशन देखिए, रशिया इज़ यूजिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आगे भी आप देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा। भारत की जो एमपीसीआई है वो काम करेगी इसके ऊपर। और आप ये भी देखिए कि एक तरह से जो रशिया का जो रोपुर न्यूक्लियर प्लांट है उसको इंजीनियरिंग सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट भारत ही देने वाला था। तभी जाके रशिया ने अग्री किया कि वो 1200 मेगावाट का जो प्लांट है वो लगाने वाला है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के लिए बहुत क्रिटिकल है ये प्लांट, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर बिजली की किल्लत है। और इधर अभी ये प्लांट का ट्रायल रन जो है अगस्त में चालू होगा। और उसके अलावा फर्टिलाइज़र भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और उनके सेल्फ सफिशिएंसी के लिए उनको फर्टिलाइज़र जो है वो रशिया से चाहिए। एक तरह से बांग्लादेश के लिए संजीवनी बूटी है रशिया का जो ट्रेड करने वाले हैं, और उसमें बेनिफिट जो है एक तरह से इंडिया को मिल रहा है। दिस इज रियली गुड डेवलपमेंट। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि क्या ब्रिक्स और जो रीजनल करेंसी सेटलमेंट मॉडल्स हैं उनको इस डेवलपमेंट से मोमेंटम मिलेगी? देखिए, ब्रिक्स के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डी डॉलराइजेशन की बात बहुत बहुत हो रही है, पर कोई भी ब्रिक्स कंट्रीज जो है चाइना पे भरोसा नहीं कर रहा है।
क्योंकि चाइना, देखिए लोग वर्ल्ड में बोलते हैं कि अगर अमेरिका चोर है तो चाइना डाकू है। तो लोगों को एक तरह से लेसर इविल चाहिए, तो इसके लिए वो डॉलर को प्रिफर करते हैं, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सिस्टम्स है, जिसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल हो जाती है। चाइना के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो तो अपना डेटा ही फर्ज करके देता है। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको ट्रस्ट चाहिए, और ये इसी ट्रस्ट के कारण आप देखिए कि रशिया ने इंडिया को प्रिफर किया। उसको मालूम है कि इंडिया के अंदर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्लोबल रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करती है। और फिनेंशियल वर्ल्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है अंबर जी, देन यू नीड टू हैव द ट्रस्ट, यू नीड टू हैव दैट आर्किटेक्चर, यू नीड टू हैव दैट स्टैंडिंग। और भारत अपने आप को पोजीशन कर चुका है एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और G20 समिट में अफ्रीका के 54 नेशंस को एक वॉइस दी, जहां पर उनको सदस्यता बनाया। तो एक साथ 54 नेशंस के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो गए। और उसके अलावा देखिए बहुत सारे जो नेशंस हैं इन एशिया, इन आसियान और लैटिन अमेरिका, सब जगह भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। और भारत ने 110 कंट्रीज को वैक्सीन भी दी है। और नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो है वो भारत होता है। तो रशिया को भी मालूम है कि इंडिया के साथ उसका पैसा सेफ है, कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो भिखारी बांग्लादेश है उससे पैसा निकलवाना ज़रूरी है और ट्रेड भी बढ़ाना ज़रूरी है। और उसको हम्म। सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनको ये लगता है कि भारत के अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भारत को एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखिए सिमिलर मॉडल अगर रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर दिया, मलेशिया के साथ या इंडोनेशिया के साथ, तो इंडियन सेंट्रिक जो यही रुपी। सवाल मैं उमेश जी आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर और जो देश हैं वो इंडियन रुपी सेटलमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो जो भारत का बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उस पर इसका क्या प्रभाव होगा? अंबर जी देखिए, अगर भारत का रुपया जो है इंटरनेशनल करेंसी में यूज़ होता गया, तो भारत कुछ टाइम में अब एक तरह से वर्ल्ड की वन ऑफ द रिजर्व करेंसी बन जाएगा। अभी 5 करेंसीज जो है वो एक तरह से IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में है। यूरो, फिर बाद में पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज यॉन और अमेरिकन डॉलर है। अगर ट्रेड भारत का बढ़ता रहेगा तो IMF को भी भारत के रुपये को अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर SDR में इंक्लूड होता है तो भारत की शक्ति बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल रिफॉर्म्स जो बोलते हैं, फिनेंशियल रिफॉर्म्स जो अगर फ्यूचर में आएंगे, भारत का बहुत बड़ा से होने वाला है। और रशिया को मालूम है कि उसकी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की है और उसकी इकोनॉमी सैंक्शन से गिरी है। द ओनली कंट्री जो उसको फ्यूचर में बचा सकता है वो भारत है। और इसके लिए वो देखिए हमारा अपना S-500 हो, S-400 हो, सुकोई 57 हो, अपनी जितनी भी मिसाइल्स हैं, सारे जो टेक्नोलॉजी है भारत के साथ करने को तैयार हो चुका है। अब सिर्फ डिफेंस नहीं, वो ट्रेड के लिए भी रशिया जो है भारत से अपना ट्रेड भी बढ़ाना चाहता है। क्योंकि एनी वेयर द प्रॉब्लम जब भी रशिया को आता है, भारत ने उसकी सहायता की है। जब सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स हो गया था, उस समय बता देता हूँ, इंडिया हैड टू गिव 35,000 करोड़ टू सोवियत यूनियन। और उसके आपको ये भी मालूम होगा रूबल की वैल्यू गिर चुकी थी इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर भारत चाहता उस समय, अगर रूबल का एक्सचेंज रेट के हिसाब से सेटलमेंट करता, 35,000 करोड़ का डेट हम 100 करोड़ रुपए में सेटल कर सकते थे। आपको याद होगा उस समय 1992 में बोरिस येल्सिन भारत आए थे। उसके बाद हमने वो डेट को रीनेगोशिएट किया 35,000 करोड़ से 31,500 करोड़ में। उसमें भी पूरा सेटलमेंट हमने रुपये में ही किया था। तो ये रशिया और इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है, जो बायलैटरल ट्रेड का जो होता है रुपये के अंदर, वो हमने 1992 में ही एस्टेब्लिश कर लिया था। अभी एक तरह से हम इसको वापस फ्रेमवर्क में लेके आ रहे हैं फॉर ट्रेड सेटलमेंट्स बिटवीन 2 अदर कंट्रीज, बिटवीन रशिया एंड एनी अदर कंट्री। अगर ऐसा ही बढ़ता गया, और रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज रशिया को चाहिए। अगर कल रशिया बोल देता है अमेरिका को, अगर आपको यूरेनियम चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पैलेडियम चाहिए, आपको इंडियन रुपीस में पेमेंट करना पड़ेगा, तो अमेरिका को भी लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ,
क्योंकि अमेरिका अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स को एक तरह से जब्त करके रखा है, और टोटली ये एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर में डेकॉइटी बोलते हैं इसको। एक तरह से डेकॉइटी बोल रहे हैं कि आपने किसी का भी पैसा हजम करके रख लिया और दे नहीं रहे हो, ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं। और दिस इज द रीजन कि डॉलर जो है अपना ट्रस्ट खोता जा रहा है। पर अब डॉलर जो है एक तरह से इतनी जल्दी भी उसका ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए अंबर जी, आपको भी मालूम होगा कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फिनेंशियल जो हेज फंड्स हैं वो सब डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं, और इसी के कारण आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है डॉलर का जो प्रभुत्व है वो रहने वाला है। अंबर जी, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि ब्लैक रॉक का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 15 ट्रिलियन का है, वैनगार्ड का 12 ट्रिलियन का है, फिडेलिटी का 7 ट्रिलियन का है, यूबीएस ग्रुप का 7 ट्रिलियन है, स्टेट स्ट्रीट का 6.3 ट्रिलियन है, जेपी मॉर्गन चेस का 5 ट्रिलियन है, गोल्डमैन सैक्स का 4 ट्रिलियन है, कैपिटल ग्रुप का 3 ट्रिलियन है। अगर इन सबको मिला लेना अंबर जी, इट इज अराउंड 70 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि आप इमीडिएटली मैं बोलूंगा कि डॉलर 3 रुपया हो जाएगा, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जी। शिफ्ट लाना बहुत मुश्किल है। ये 70 ट्रिलियन कहाँ है, और भारत की इकोनॉमी कितने की है, 4 ट्रिलियन, रशिया की इकोनॉमी कितने की है, 2 ट्रिलियन। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चेंज जरूर हो रहा है, एक तरह से हम खुश हो सकते हैं। हम इसको प्रोजेक्शन करना चाहिए एज एन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इट शुड नॉट बी सेड एज डी डॉलराइजेशन। ये एक रॉन्ग इक्वलेंस है, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आज के युग में जो करेंसी पेमेंट सिस्टम है और जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, वो काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टूल जो है वो बन चुके हैं। अगर रशिया और बांग्लादेश के बीच में रुपी सेटलमेंट का प्रपोजल आगे बढ़ता है, तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की जो ट्रेड है उसकी कहानी नहीं होगी। ये इस बात का संकेत है कि जो दुनिया है और उसका जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहा है। लेकिन साथ ही एक रियलिटी ये भी हमें याद रखनी होगी कि डॉलर अभी भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और उसका जो प्रभाव है बहुत बड़ा है। इसलिए किसी भी नए सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है उसका इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्टेशन पर डिपेंड करता है। अगर असली सवाल यहाँ से ये आता है कि क्या भारत सिर्फ एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनेगा या फिर एक ऐसी फाइनेंशियल पावर भी बन सकता है या बनेगा जिसकी करेंसी पर पूरा रीजन भरोसा करे, जिसके संकेत हमें अभी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं हम्बर जैदी, जय हिंद, जय भारत। बहुत जय धन्यवाद सिया उमेश जी राम, आपका जय चर्चा। भारत। जय सिया राम।